स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो, हेडिंग लिखो एलपीपी, फुल फॉर्म होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। मीनिंग ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको अंडरलाइन कर दो। इसमें लिखूं इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन एंड ग्राफिकली it represents a straight line. It represents equation and graphically it represents straight line. क्लियर है मेरे ख्याल में? भी क्या मतलब है इसका? देखो, तो वैसे तो देखने में एक ऐसा दिख रहा है आपको इक्वेशन जैसा, बाकी इस टाइप के सिचुएशन को प्लॉट करने के लिए क्लास 11 का एक आइडिया है कि कोई भी इक्वेशन अगर इस वाले फॉर्मेट में हो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, तो इसका ग्राफ ना आप डायरेक्टली बना सकते हो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपका जो ग्राफ है वो ऐसा होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, वेयर ये जो एक्स एक्सिस का पोर्शन होगा ये ए यूनिट्स होना चाहिए और ये वाई वाला क्या होना चाहिए? बी यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। सिमिलरली इस आइडिया को अगर मैं आपको इस पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, तो इसमें आप क्या करोगे? पहले इस इक्वेशन को इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, तो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से सबको 5 से डिवाइड कर लो, तो आपको मिलेगा x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू कितना? 1, ठीक है। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से कुछ निकल के आएगा डायरेक्टली, ऐसा ऐसा एक स्ट्रेट लाइन। सिंस x के नीचे 5 है तो ये x एक्सिस को 5 यूनिट पे काटेगा और ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो होना चाहिए 5,0, और सिंस y के नीचे भी 5 है तो ये y एक्सिस को 0,5 पे काटेगा। ये ऐसा ग्राफ है। और आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ऐसे तो ये देखने में किसके जैसा है? इक्वेशन जैसा, लेकिन जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करते हो तो उस टाइम पर ये कैसा दिखेगा आपको? स्ट्रेट लाइन जैसा। और एक चीज आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, ये वाला आइडिया कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 अपॉन के टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन है तो इसका ग्राफ आप डायरेक्टली बना सकते हो। कोई टेबल, कोई डब्बा उब्बा कुछ भी बनाने का जरूरत नहीं है। आप एक ऐसा लाइन बनाना जो एक्स एक्सिस को कितने दूरी पे काटेगा? ए यूनिट्स पे, और वाई एक्सिस को कितने दूरी पे काटेगा? बी यूनिट्स। एक्स के नीचे पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव साइड में, एक्स के नीचे नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव साइड में, वाई के नीचे पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव साइड। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको बना लो आप। नेक्स्ट आप लिखो मीनिंग ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। मीनिंग ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। चलेगा? इसमें लिखो इट रिप्रेजेंट्स inequality. It represents inequality and graphically it represents area. Graphically it represents the area including the boundary points. Graphically it represents area including the boundary points. ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स एरिया इंक्लूडिंग द बाउंड्री पोइंट्स, ठीक है। भी क्या मतलब है इसका? देखो यहाँ बोर्ड पर देखो। वैसे तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये क्या है या ये क्या है, तो पिछले बार के कंपैरिजन में, पिछले बार में सिर्फ क्या था आपके पास में? इक्वल साइन। तो इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। लेकिन कभी ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू रहेगा, मतलब इक्वल साइन है और साथ ही साथ ग्रेटर देन और लेस देन का भी अगर साइन है तो इसको आप इक्वेशन की जगह पर क्या बोलोगे? बताओ एक बार फिर से। इनइक्वालिटी। एक तो ये बात क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात है कि इक्वेशन को जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं ना, तो वो तो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इनइक्वालिटी को जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना, तो वो अपने आप में एरिया रिप्रेजेंट करेगा या क्या रिप्रेजेंट करेगा? रीजन, ठीक है। और साथ ही साथ
अगर इसमें इक्वल साइन चिपका हुआ है तो रीजन इंक्लूडिंग द बाउंड्री। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। और ये जो प्लॉटिंग मैं दिखा रहा हूँ ये हम एक बार पहले भी सीख चुके हैं सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में। आज दोबारा दिखा रहा हूँ और पूरे चैप्टर में सोल्यूशन करने के लिए आपको ये आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मान लो कि मुझे ये वाला इनइक्वालिटी प्लॉट करना है, मतलब इस इनइक्वालिटी का, सिंस ये इनइक्वालिटी है तो पहले मेरे दिमाग में ये क्लियर है कि इट विल रिप्रेजेंट एरिया या फिर रीजन। एंड सेकंड इज कि इस इनइक्वालिटी का रीजन अगर मेरे को ढूंढना है तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप इनइक्वालिटी से इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर, तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो आज से मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता रहूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या मिलेगा बताओ, x/5 प्लस y/5 इज इक्वल्स टू 1। इसका मुंह देख लेने से प्लॉटिंग आपके लिए बहुत इजी हो गया। तो आपके लिए प्लॉटिंग क्या हो जाएगा, हाँ, प्लॉटिंग आपके लिए हो जाएगा कि ये हो गया आपका y एक्सेस, ये हो गया आपका x एक्सेस, और सिंस x के नीचे 5 y के नीचे 5, तो आप डायरेक्टली यहां पर अपना लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन तो हो गया आपके लिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये आप यहां लिख देंगे। और ये वाला लाइन x एक्सेस को काट रहा होगा 5,0, y एक्सेस को काट रहा होगा 0,5। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है मेरे ख्याल में। हमको अल्टीमेटली प्लॉट तो इसको करना था, ज्योमेट्रिकली प्लॉट करने के अंदर ये रिप्रेजेंट किसको करना चाहिए इस आदमी को, एरिया को। अभी तक एरिया तक नहीं पहुंचे हम, अभी आधे रास्ते ही पहुंचे। अब उस एरिया पे पहुंचने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसको पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, इक्वालिटी में। हमेशा इक्वालिटी से किस में कन्वर्ट करोगे आप, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म से आपका क्या बन जाएगा बताओ, लाइन। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक। लाइन के बाद में आगे का जो काम है वो थोड़ा ध्यान से सुन। ये लाइन जब नहीं था तो ये पूरा का पूरा बोर्ड, पूरा का पूरा पेज एक सिंगल एरिया का पार्ट था। लेकिन इस लाइन को बना लेने के बाद में डू यू फील, डू यू थिंक कि आपका जो पूरा का पूरा बोर्ड का एरिया है वो 2 हाफ में डिवाइड हो गया है। ठीक है, जिसमें से एक हाफ आप ऐसा कह सकते हैं कि इस लाइन के नीचे वाला हाफ है, और एक आप कह सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर वाला हाफ। ठीक है, इससे रिलेटेड जो 2 इनइक्वालिटी आप देख रहे हैं, इसमें से एक इनइक्वालिटी या तो नीचे वाला एरिया होगा या फिर ऊपर वाला एरिया होगा, और दूसरा इनइक्वालिटी जो अपोजिट एरिया होगा वो होगा। कहने का मतलब ये अगर नीचे वाला एरिया है तो दूसरा वाला ऊपर का एरिया होगा, और ये अगर ऊपर वाला है तो दूसरा वाला कौन सा एरिया हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका ड्यूटी है कि आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करो कि ये वाला नीचे का एरिया है कि ऊपर का एरिया है, और ये वाला भी फिर नीचे का एरिया है कि ऊपर का एरिया। यहां तक का बात क्लियर है मेरे ख्याल में। एक बार और रिपीट कर देता हूं, फटाफट आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करना। इसको बोलते हैं क्या है बताओ, इनइक्वालिटी। प्लॉट करने के बाद में ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, एरिया या फिर रीजन। उस रीजन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, पहले आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, इक्वालिटी, ये इक्वेशन। इक्वेशन से क्या बनाओगे आप, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या मिलेगा आपको, ग्राफ। ग्राफ ऑफ व्हाट, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, बाउंड्री मिल गया आप। तो आपका जो पेज का एरिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, बाउंड्री के नीचे और बाउंड्री के ऊपर। अब लास्ट काम है आपका कि प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करो कि ये वाला इनइक्वालिटी कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, बाउंड्री के नीचे वाला एरिया या बाउंड्री के ऊपर वाला एरिया। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक। वो आइडेंटिफाई करने के लिए करना क्या होता है आपको, देखो कि आपका जो बाउंड्री है, आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से आपका ये बाउंड्री पास ना कर रहा हो। आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से आपका ये बाउंड्री पास ना कर रहा हो। वैसे तो हम दिमाग में कोई भी पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ और सबसे सिंपल कैलकुलेशन वाला जो पॉइंट है वो होता है 0,0 इन केस योर लाइन इज नॉट पासिंग फ्रॉम 0,0। अगर लाइन 0,0 से पास करता ना तो फिर 0,0 को हम यूज नहीं कर पाते, वो हमारे लिए प्रोहिबिटेड होता। लेकिन सिंस हमारा लाइन अभी फिलहाल 0,0 से पास नहीं कर रहा है तो हम 0,0 को भी अपने टेस्ट पॉइंट की तरह जो है वो यूज कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में। इनइक्वालिटी से इक्वालिटी, इक्वालिटी से इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म से बाउंड्री का प्लॉटिंग। बाउंड्री प्लॉटिंग के बाद में एरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको चाहिए होगा एक टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट का आइडिया ये है कि एक ऐसा पॉइंट लेना है आपको ग्राफ में से जहां से आपका ये बाउंड्री वाला लाइन पास ना कर रहा हो। अगर बाउंड्री वाला लाइन 0,0 से पास नहीं कर रहा है तो सबसे बेस्ट, सबसे सेफ 0,0 ही पॉइंट होता है, क्योंकि कैलकुलेशन एकदम इससे क्या बैठेगा, कम। क्लियर मेरे ख्याल में।
यहां पर आई थिंक ये लाइन 0 0 से पास नहीं कर रहा है, तो चलो 0 0 के हेल्प से एरिया आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर। तो 0 0 को उठा के आप मान लो कि आपको इस इनइक्वालिटी का एरिया चाहिए, तो इतना सब करने के बाद में 0 0 को आप इस इनइक्वालिटी में x और y की जगह रिप्लेस करने का ट्राई करो। तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना होगा? 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मेंटली सोचो, लॉजिकली सोचो, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 जो है वो इस इनइक्वालिटी के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर पाया कि नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। अगर ये नहीं कर पाया, दैट मीन्स कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में जिस एरिया में, जिस रीजन में 0 0 लाई कर रहा है, वो रीजन इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्योंकि 0 0 वाला जो पॉइंट है, यानी कि इस एरिया का जो एक पॉइंट है 0 0, वो सिंस इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, देयरफॉर दिस इनइक्वालिटी डज नॉट रिप्रेजेंट द एरिया फ्रॉम विच 0 0 कम्स फ्रॉम। जहां से 0 0 आता है उस एरिया को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दो ही ऑप्शन है इसके पास में, एक नीचे वाला एरिया, एक और ऊपर वाला एरिया। तो अगर 0 0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये नीचे वाले एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो फिर इस सिचुएशन में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऊपर वाले एरिया। क्योंकि ऊपर या नीचे में से एक को तो ये करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां पर आई कैन सेफली नाउ से कि इस लाइन के ऊपर ये जो ब्लू कलर से मैं शेड कर रहा हूं, दिस एरिया इंक्लूडिंग द बाउंड्री, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 को। देखो ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? और अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है, तो नाउ वी कैन फाइनली ऑल्सो से कि यही वाला आदमी नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगा। हालांकि इसको मैं वेरीफाई करके भी दिखा सकता हूँ। फिर से आप 0 0 उठा लो और उठा के इस बार इस वाले इनइक्वालिटी में डालो। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू फॉल्स? ट्रू। तो इसीलिए जहां 0 0 है वो एरिया कौन, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट विल रिप्रेजेंट x प्लस वाई, आई थिंक, लेस देन इज इक्वल्स टू 5, और ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, सिंस यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन भी है और इक्वल का साइन भी है, तो ग्रेटर का मतलब हो गया लाइन के ऊपर का पॉइंट्स, और इक्वल के साइन के वजह से लाइन के ऊपर का जितना पॉइंट है वो भी काइंड ऑफ मेरे सोल्यूशन में इंक्लूडेड है। इसीलिए मैंने लाइन को कैसा ड्रॉ किया बताओ? सॉलिड। यहीं पे लेकिन सपोज करो ऐसा रहता, आप अगला पॉइंट लिखो, मीनिंग ऑफ, ये थोड़ा ना गैप छोड़ देना, ये ग्राफ आपको मैं बनाने के लिए बोलूंगा, तो स्पेस छोड़ के आगे लिखो। मीनिंग ऑफ लिखना x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 और x प्लस वाई लेस देन 5। जैसे पिछले बार ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल्स टू था, इस बार मैंने किसको लिया है बताओ? x प्लस वाई सिर्फ ग्रेटर देन 5, ये फिर सिर्फ लेस देन 5। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? पहले आप इंटरप्रिटेशन लिख लो। इट रिप्रेजेंट्स inequality, it represents inequality, and graphically it represents it represents the area without boundary. It represents the area without boundary. देखो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। फिर से अगर मेरे को इसका एरिया ढूंढना है तो सेम प्रोसेस, पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इक्वालिटी में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद में इसका मुंह देख के, मतलब जो ये आया है मेरा, इसका मुंह देख के इसका प्लॉटिंग हो जाएगा। प्लॉटिंग के टाइम पर मुझे क्लैरिटी है कि x बाई 5 वाई बाई 5 है, x को ये कहाँ काटना चाहिए? 5 पे, और y को भी कहाँ काटना चाहिए? 5। लेकिन सिंस इनइक्वालिटी के अंदर में इक्वल साइन नहीं है, ठीक है ना, दैट मीन्स जो बाउंड्री का पॉइंट्स होगा वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, और वो अगर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए तो इस चीज को सिग्निफाई करने के लिए आप जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो होगा आपका डॉटेड। ठीक है, क्योंकि आप एक बात समझिए, फिर से मैं दिखा देता हूं। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का मतलब होता था ये स्ट्रेट लाइन। तो यदि इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट्स को मेरे को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, तो उस केस में मैं इसका पॉइंट्स बनाऊंगा ही नहीं। बिना इसका पॉइंट्स को प्रॉपर्ली 100% बनाए आई विल ड्रॉ द बाउंड्री। ठीक है, तो अगर इसके पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, जो कि यहाँ का केस था, तो उस टाइम पर आपका ये जो लाइन है वो कौन से फॉर्मेट में बनाओगे आप? सॉलिड। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन के सिर्फ लेस देन का सिंबल है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, दैट मीन्स कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाले पॉइंट्स को तो आपको इंक्लूड करना ही नहीं है।
ठीक है, तो उस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनाओगे आप? डॉटेड। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? वापस से डॉटेड ही सही, लेकिन रिप्रेजेंट तो ये कौन से इक्वेशन को कर रहा है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और उसके अंदर वापस से डॉटेड बनाने के बाद जो आपका पेज का एरिया है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? दो, एक डॉटेड के नीचे का और एक डॉटेड के ऊपर का। दोनों में से एक आदमी इसको रिप्रेजेंट करेगा और एक आदमी इसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर से आइडेंटिफाई करना। तो वापस से आप तो क्या करो, 0 0 को ही अपना टेस्ट पॉइंट लेके शुरू हो जाओ। 0 0 उठा के इसमें डालो तो 0 + 0 ग्रेटर देन 5, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। दैट मीन्स जिस तरफ, जिस रीजन में, जिस एरिया में 0 0 है उसको ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर ऑपोजिट वाले को। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये रीजन आ जाएगा इसके लिए, इट विल बी x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। एंड सिमिलरली ये उठा के अगर इसमें डालोगे तो आई थिंक इसको सेटिस्फाई ये कर जाएगा। तो वहां से हम कह सकते हैं कि 0 0 वाला जो एरिया है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी x प्लस वाई क्या? लेस देन 5। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? 0 0 हम तब तक यूज करेंगे जब तक हमारा ये बाउंड्री लाइन 0 0 से पास नहीं कर जाता। मतलब बेसिकली टेस्ट पॉइंट का मतलब है कि ऐसा पॉइंट जिससे ये बाउंड्री लाइन पास ना करे। ठीक है, और 0 0 का फायदा ये कि कैलकुलेशन बहुत सिंपल बैठा। लेकिन कभी अगर लाइन हमारा 0 0 से पास होने लग जाए तो फिर कोई और पॉइंट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते, बस बाउंड्री लाइन वहां से पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको बना लो एक बार। नेक्स्ट आप एक हेडिंग लिखो, सम टर्म्स, सम टर्म्स related to LPP, some terms related to LPP। एक क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप हम इसका आंसर करेंगे और इसके आंसर को करते हुए ही हम उन टर्म्स को थोड़ा समझने का ट्राई करें कि कौन से टर्म का क्या मतलब। ठीक है, टेक योर टाइम, इसको गो थ्रू करो। देखो स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम आराम से इत्मीनान से धीरे धीरे सोच। ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ कि लास्ट में जाके अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एम आपका क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए आप। ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा इस सवाल के हिसाब से? ठीक है, मैं अब थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये कोई कंपनी है जो दो टाइप का डॉल बनाता है या मॉडल बनाता है, पता नहीं कुछ। ठीक है, एक मॉडल का नाम क्या है? ए। एक मॉडल का नाम क्या है? बी। मॉडल ए का एक पीस को कंप्लीट करने के लिए 9 लेबर आवर्स चाहिए फैब्रिकेशन का और 1 लेबर आवर चाहिए फिनिशिंग का। बी के लिए 12 लेबर आवर चाहिए आपको फैब्रिकेशन का और 3 लेबर आवर चाहिए आपको फिनिशिंग का। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ। फिर आपको बोला कि फिनिश्ड एक पीस मॉडल ए को अगर आप मार्केट में बेच लेते हो तो आपको प्रॉफिट कितने का मिलेगा? 8,000 का। मॉडल बी का एक पीस बेच लेते हो तो कितने का प्रॉफिट आएगा? 12,000 का। और आपको पूछ रहा है कि इस वाले सिचुएशन में मैक्सिमम प्रॉफिट आपकी कंपनी को कितना हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जो प्रॉफिट है दैट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि आप मॉडल ए का कितना पीस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और बेच पा रहे हैं, और मॉडल बी का कितना पीस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और बेच पा रहे हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? बचपन से हमको समझाया गया कि जिस चीज का कोई आइडिया नहीं हो उसको एक्स पकड़ लो, वाई पकड़ लो। ठीक है, तो लिखो पहला, मतलब मैं बेसिकली इसका सोल्यूशन लिखा रहा हूं एंड थ्रू सोल्यूशन मैं आपको एक टर्म समझाने का ट्राई करूं। लिखो लेट number of pieces, number of pieces of model A produced, let number of pieces of model A produced is equals to x, is equals to x, and number of pieces, and number of pieces of model B produced, and number of pieces of model B produced is equals to y। चलेगा? इस स्टेप के राइट हैंड साइड के किसी कोने में लिखो ब्रैकेट में डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल, DESCISION, डिसीजन वेरिएबल। 2 मिनट मेरे तरफ देखो। डिसीजन वेरिएबल एक डेफिनेशन, डिसीजन वेरिएबल का मतलब हुआ ऐसा चीज जो आपको फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प करे।
यहाँ पर ऑब्वियसली आपको डिसीजन लेने में कौन हेल्प करेगा, एक्स और वाई, इसीलिए एक्स और वाई को क्या बोला जाएगा बताओ, डिसीजन वेरिएबल। फिर जो आपका प्रॉफिट का क्वांटिटी है, जिसका आपका टारगेट है कि जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है, वो प्रॉफिट ऑब्वियसली मॉडल ए के पीसेस और मॉडल बी के क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। आपने मॉडल ए को अज्यूम किया है कि आप एक्स पीस प्रोड्यूस करके बेचोगे, और मॉडल बी को यह हैव अज्यूम कि आप वाई पीस प्रोड्यूस करके बेचोगे। मॉडल ए के एक पीस से कितने का प्रॉफिट आ रहा है आपको, 8,000 का। दो पीस से कितने का आएगा, 3 पीस से। आप तो एक्स पीस बनाओगे तो आपको कितना होगा, 8,000 इंटू एक्स। सिमिलरली मॉडल बी की एक पीस से 12,000, दो पीस से 24,000, तीन पीस से 36,000, तो वाई पीस से 12,000 इंटू वाई। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है एक्स पीस बना के बेच के ए का और वाई पीस बना के बेच के बी का, वो कितना है, 8,000 एक्स प्लस 12,000 वाई। लिखो z इक्वल्स टू z, कैपिटल Z इज इक्वल्स टू, कैपिटल Z इज इक्वल्स टू 8,000 x, कैपिटल Z इज इक्वल्स टू 8,000 x प्लस 12,000 y। इसके ब्रैकेट में आप लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फाइनली जिस चीज को हमको मैक्सिमाइज करने का या मिनिमाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे फिर से बताओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। किसी किसी सिचुएशन में जहां आपके प्रॉफिट का बात होगा तो आपका इच्छा रहेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू आप क्या कर दो, मैक्सिमम। और जहां जहां पे सपोज करो कि लॉस का बात होगा, ये सपोज करो कि आपके कॉस्ट का बात होगा, लॉस हो तभी भी और कॉस्ट हो तभी भी आप क्या चाहोगे, वो चीज क्या हो जाए, मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम। तो कभी कभी हम इस z वाले एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करने का ट्राई करेंगे, कभी कभी हम इस z वाले एक्सप्रेशन को मिनिमम करने का ट्राई करेंगे। इस चैप्टर में एक और शब्द है जो मैक्सिमम और मिनिमम के बिहाफ पे कॉमनली यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि हम z को ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे। प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज, और कॉस्ट है ये लॉस है तो मिनिमाइज, और दोनों का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि हम z को ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे। क्लियर है मेरे ख्याल में। और उस z वाले एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है बताओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है मेरे ख्याल में। ए का जो प्रोडक्शन है वो आपके हिसाब से किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेबर आवर्स ऑफ फैब्रिकेशन एंड लेबर आवर्स ऑफ फिनिशिंग। और बी का प्रोडक्शन भी लेबर आवर्स ऑफ फैब्रिकेशन एंड लेबर आवर्स ऑफ फिनिशिंग। अब इकोनॉमी का जो सबसे पहला रूल है कि रिसोर्सेज कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि आपके पास में अनलिमिटेड है। तो फैब्रिकेशन के लिए जितना समय आपको चाहिए वो अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है आपके पास, लिमिटेड। और फिनिशिंग के लिए जो समय चाहिए वो भी लिमिटेड। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब धीरे धीरे हम अपने लिमिटेशंस को समझने का ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर में कौन से फैक्टर पे हमारा मॉडल ए डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पे हमारा मॉडल बी का प्रोडक्शन डिपेंड करता है, और उस फैक्टर का इन पर्टिकुलर लिमिटेशन क्या है। ठीक है। मॉडल ए का प्रोडक्शन मेरे ख्याल पे वही फैब्रिकेशन और फिनिशिंग, मॉडल बी का भी प्रोडक्शन मेरे ख्याल में फैब्रिकेशन और फिनिशिंग। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब आप ये सोचो कि मॉडल ए के एक पीस के लिए फैब्रिकेशन का कितना समय चाहिए आप, 9 आवर्स। मॉडल बी के एक पीस के फैब्रिकेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, और टोटल फैब्रिकेशन का मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना है आपके पास, 180 आवर्स। क्लियर है। मॉडल ए की एक पीस के लिए 9 घंटा, दो पीस के लिए 18 घंटा, तीन पीस के लिए 27 घंटा, एक्स पीस के लिए 9x आवर्स। मॉडल बी के एक पीस के लिए 12 घंटा, दो पीस के लिए 24, तीन पीस के लिए 36, वाई पीस के लिए 12y। और दोनों मिला के द मैक्सिमम लेबर आवर्स दैट यू कुड प्रोवाइड फॉर कितना है आपके पास, लिखो आई थिंक 9x प्लस 12y का ओवरऑल वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 180, लेस देन और इक्वल्स टू 180। इसके ब्रैकेट में लिख फैब्रिकेशन कॉन्स्ट्रेंट, फैब्रिकेशन कंस्ट्रेंट। एक बार मेरी तरफ देखो, कंस्ट्रेंट जो है ना इसका मतलब होता है लिमिटेशन। क्या मतलब होता है बताओ, लिमिटेशन। और ये फैब्रिकेशन से रिलेटेड लिमिटेशन है हमारा, कि दोनों का मिला के हमको इतना चाहिए और मैक्सिमम जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं वो इतना है, तो इसका वैल्यू इससे कम या फिर बराबर हो सकता है। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला फैक्टर क्या है आपके हिसाब से क्वेश्चन में,
फिनिशिंग, ए के फिनिशिंग के लिए एक पीस में कितना टाइम चाहिए? 1 लेबर आवर। बी के फिनिशिंग में एक पीस में कितना टाइम चाहिए? 3 लेबर आवर। और टोटल लेबर आवर है कितना फिनिशिंग वाला आपके पास? 30। तो अगला क्या होना चाहिए आपका इनइक्वालिटी? एक्स प्लस लिखो आप लोग 3y लेस देन और इक्वल्स टू हाउ मच? 30। इसके ब्रैकेट में लिखना फिनिशिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके बाद में दो ऐसा चीज होता है जो हम अपने मन से खुद ही अज्यूम कर लेंगे। एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। हमारे इस पूरे चैप्टर में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जो x और y है हमारा डिसीजन वेरिएबल, उसका वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये हर हमेशा किसी न किसी ऐसे फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नेगेटिव वैल्यू हो पाना फिजिकली पॉसिबल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अगर आप देखो तो x का मतलब क्या है? पीसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए। अब मॉडल ए को आप नेगेटिव क्वांटिटी में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या मॉडल बी को आप नेगेटिव क्वांटिटी में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है वो चीज, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में ये चीज कभी क्वेश्चन में चला के बोला हुआ नहीं रहेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम हमेशा मान के चलेंगे इस, ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। और सिंस इसको बाय डिफॉल्ट हमेशा मान के चलते हैं ना, तो इसके लिए एक और वर्ड है, वैसे वो उस वर्ड को मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। स्लैश देके यहां लिख लो ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। ट्रिवियल कंस्ट्रेंट, ट्रिवियल मतलब कोई बताए चाहे नहीं बताए हमेशा मान के चलना है, ठीक है, उस चीज को ट्रिवियल बोलते हैं। चलेगा मेरे ख्याल में, ओके। अब मैं एक बार इस क्वेश्चन पे फिर आना चाहूंगा, फिर से इस सवाल को पढ़ो अच्छे से। पढ़ना अगर हो गया हो तो आराम से ठंडे दिमाग से सोच के बताओ कि आपके हिसाब से इस सवाल में हमको करने के लिए क्या बोला? मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप कहते हैं सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैं समझता हूं कि z का वैल्यू हमको मैक्सिमम करना है। और यदि आप इतना ही बोल के छोड़ देते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि एक काम करो कि x का वैल्यू इन्फिनिटी ले लो, y का वैल्यू इन्फिनिटी ले लो, तो इन्फिनिटी ये प्रोड्यूस कर लो, इनफाइनाइट बी प्रोड्यूस कर लो, प्रॉफिट भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन वो जवाब होगा क्या? नहीं। तो आपको मुझे बोलना चाहिए कि सर सवाल कह रहा है कि इसको करना है मैक्सिमम, नो डाउट, लेकिन कंसीडरिंग कि ये सारा का सारा बात भी जो है वो अप्लाई हो, मतलब सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए आपको कि इसको मैक्सिमाइज कर, इसको मैक्सिमाइज करना है टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि ये सारा का सारा लिमिटेशन है मेरे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम कीजिए, गिवन दैट कि फैब्रिकेशन का ये कांस्टेंट, फिनिशिंग का ये कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव ये कांस्टेंट, मतलब ये सारा लिमिटेशंस आप मान के चलिए। अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि यार इन सारे लिमिटेशंस को मानते हुए इसको कैसे मैक्सिमाइज किया जाएगा? तो उसका जवाब ये है कि इसके बाद आपको क्या करना है, एक सिंगल ग्राफ पेपर पे इन सारी इनइक्वालिटी का एरिया प्लॉट करना है। आप एक सिंगल ग्राफ पेपर पे इन सारे इनइक्वालिटी का क्या करना है? आपको एरिया प्लॉट करना। एरिया कैसे प्लॉट होता है वो देखा हमने थोड़ी देर पहले। चलो पहले एरिया प्लॉट कर लिखो बताओ तो पहला इनइक्वालिटी क्या है आप लोग का? ये वाला ना, बोलो ये क्या है? 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच? 180। 3 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। अब इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, क्या होगा बताओ? क्योंकि प्लॉटिंग करने के लिए तो पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होगा। क्या हो जाएगा बोलो? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। 60 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा बताओ? x बाई आई थिंक 20, सही कह रहा हूं क्या? प्लस 4y बाई 60 काट पीट के y बाई 15 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 1। एक तो ये हो गया। सेकेंड वाला इनइक्वालिटी क्या था बताओ? x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30 इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। 30 से फिर डिवाइड कर लो तो x अपॉन आई थिंक 30 प्लस y अपॉन आई थिंक 10 इज इक्वल्स टू 1। अगला आपके पास में था
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका इक्वालिटी बनाओगे तो x इक्वल टू 0। और नेक्स्ट था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वालिटी बनाओगे तो y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों का दोनों स्टैंडर्ड आदमी है, इसके बारे में आज मैं कमेंट कर देता हूं, अब आज के बाद में याद रखिएगा। y इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस और x इक्वल्स टू 0 विल रिप्रेजेंट y एक्सिस। अगर आपके मन में सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों, तो x एक्सिस के लिए आई विल टेल कि आप x एक्सिस के ऊपर का रैंडम 3-4 पॉइंट एक बार इमेजिन करो, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, उसी फॉर्मेट का होता है सारा का सारा। इन सारे पॉइंट्स में आप कॉमन क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सबका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, 0, इसीलिए y इक्वल्स टू 0 विल रिप्रेजेंट x एक्सिस। सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर का अगर 3-4 पॉइंट आप इमेजिन करते तो 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, हर एक में इन कॉमन व्हाट विल यू सी, x का वैल्यू कितना आ रहा है उसमें, 0। तो y एक्सिस का मतलब x इक्वल्स टू 0, x एक्सिस का मतलब y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस को कहां काटेगा, 30 पे, y को कहां काटेगा, 10 पे। और इसका मतलब एक ऐसा लाइन जो x को कहां काटेगा, 20 पे, y को कहां काटेगा, 15। क्लियर मेरे ख्याल में। ग्राफ को मैं एक नए पेज पे प्लॉट करूंगा, ये सारा लिखना हो गया ना आप लोग। एक बार आप कुछ करना मत और शांति से एक बार पहले बोर्ड पर देखो। इनको प्लॉट करने के लिए मान लो कि ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, और सपोज करो कि ये हो गया आपका x एक्सिस, चलेगा। पहले लाइन के लिए x के नीचे क्या चाहिए, 20, y के नीचे 15, x के नीचे 30, y के नीचे 10। तो मैं देख रहा हूं कि सारा 5 का मल्टीपल है। मैक्सिमम कितना जाना है मेरे को, 30 पे, और यहाँ मैक्सिमम कितना जाना है, 20 पे। y में 15 और 10 मेरे को लेना है, मैं सोच रहा हूँ कि कितना करके ले लें, बताओ, 5-5 करके ले लेते हैं। और ग्राफ को ना एकदम क्लियर रखने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा दूर दूर ले रहा हूँ। हाँ, आप देखना यहाँ पे, ये वाला सपोज करो कि मेरा 5 है, ये वाला सपोज करो कि 10 है। आप एक बार बनाना मत, पहले मेरे को देख लो, 15, 20, 25, 30, और एक और कर देता हूँ 30, चलेगा। और y में भी सेम, 5, 10, 15, 20, 25, 30 हो जाएगा इतना से शायद। अब आप रिकॉल करो कि फर्स्ट लाइन का जो प्लॉटिंग है कैसा होना चाहिए, x को 20 पे और y को कहां पे, 15 पे। तो ये कहां कहां से पास करेगा आपके हिसाब से, x को 20 पे और y को 15 पे। तो मेरे ख्याल में 15 और 20 इन दोनों से पास करना चाहिए, ऐसे सही कह रहा हूं क्या, चलेगा। सेकेंड वाला कहां कहां से पास करना चाहिए, 30 और 10 से। तो x को 30 पे और y को कहां पे बताऊं, 10 पे। तो x को 30, y को 10, मेरे ख्याल में देखो तो ऐसा होना चाहिए क्या, x 30, y 10। उसके बाद में देखो अगला था y एक्सिस, वो तो ऑलरेडी है ही हमारे पास में। और उसके बाद क्या था, x एक्सिस, वो भी ऑलरेडी है ही हमारे ग्राफ के ऊपर। ये जो मैंने प्लॉट किया, ये आप क्या बोल सकते हो, क्या है ये बताओ। ये अभी तो जस्ट ग्राफ प्लॉट हुआ है ना, लेकिन आपको तो इनइक्वालिटी फाइनली प्लॉट करना था। तो आपको ये बाउंड्रीज प्लॉट करके रुक जाना चाहिए कि एरिया पे फोकस करना चाहिए, एरिया पे फोकस करना चाहिए। इसमें भी एक चीज आप हमेशा बना के रखना कि जैसे किसी लाइन को वैसे तो गड़बड़ हुई है, बताएं, रुको तो एक सेकंड, मैं छेड़ता नहीं हूं तो उसका स्केल हिल जा रहा है, ठीक है, यही ठीक है। हाँ, हम लोग को फोकस किस पे करना है बताओ, एरिया पे। मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा था कि जैसे आप ये लाइन बना लेते हो हाथों हाथ, उसके नीचे आप क्या करो ना कि उससे रिलेटेड जो इक्वेशन है वो आप मेंशन कर दो, बाद में उसका जरूरत पड़ता है हमें, ताकि आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत ना हो। तो मेरे ख्याल में जो पहला वाला लाइन था आपका, वो शायद से ये ऑरेंज वाला है, ठीक है। तो ऑरेंज वाले के आगे पीछे कहीं कोने में आप पहले लाइन का इक्वेशन चिपका दो। क्या है इक्वेशन बताओ तो एक बार, 3x प्लस इज इक्वल्स टू 60। और ये ब्लैक वाले का दूसरा इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। और इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। तो अभी तो जस्ट मैंने ग्राफ को बस एक बार प्लॉट किया, ठीक है, अभी मैंने एरिया आइडेंटिफाई नहीं की। अब मैं एक एक करके सबके एरिया पे फोकस करना चाहता। तो ऑरेंज वाला लाइन का बाउंड्री ये रहा। अब मेरे को चाहिए एक टेस्ट पॉइंट,
तो टेस्ट पॉइंट के लिए पहले आप सोचो कि ऑरेंज वाला लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कैन आई यूज ओरिजिन एज माई टेस्ट पॉइंट फॉर नाउ रिलेटेड टू इट्स इनइक्वालिटी? आई थिंक यस। तो 0 0 उठा के अगर आप इसमें पुट करोगे ये वाला इनइक्वालिटी, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 60, ट्रू फॉल्स? ट्रू। तो ऑरेंज वाले लाइन के लिए जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ का एरिया उसका एरिया होगा। आई थिंक सही कह रहा हूं मैं? यहां मार्क कर देता हूं नीचे का एरिया इसमें, लेकिन एक बार में अभी शेड मत कर, पहले हम सारा का एरिया इस तरीके से नोटिस कर लेंगे किसका एरिया किधर आएगा, और लास्ट में जाके जो सबका कॉमन एरिया आएगा बस उसी को शेड करें। गलत बोल दिया क्या? एक सेकंड रुको। अच्छा हाँ, ये गलत लिख दिया। ये वाला होगा आपके x इक्वल्स टू 0 और ये वाला होना चाहिए y इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो ये एरिया का आइडेंटिफिकेशन ठीक है। अब आ जाओ आप ब्लैक वाले लाइन। तो ब्लैक वाले लाइन के लिए भी आपको क्या फाइंड करना है? एरिया कौन सा होगा? ये भी 0 0 से पास नहीं कर रहा, तो 0 0 उठा के आप इसके वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 30। आई थिंक ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ब्लैक वाले के लिए भी आपका एरिया किस तरफ चला जाएगा? आई थिंक नीचे वाला। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में है आपके पास में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया आपका x इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। ऑब्वियसली इधर ही आके x का वैल्यूज पॉजिटिव हो रहा है, तो वो आपको बोलना चाह रहा है कि भैया राइट साइड जाओ। और नेक्स्ट है आपके पास में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके भी ऊपर। ये समझ में आता है? क्योंकि y का वैल्यूज इस तरफ ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब सबका एरिया का मार्किंग हो गया। थोड़ा ध्यान से जब आप इसको नोटिस करोगे तो यू विल रियलाइज कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये है आपका कॉमन एरिया, सारा इनइक्वालिटी मिला के। और इस कॉमन एरिया को बोला जाता है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है मेरे ख्याल में। पहले इसको बना लो तो अच्छे से, फिर आगे बात करते। देखो इसके बाद में यहां पे एक चीज लिख लो आप लोग कि इट इज ऑलवेज कन्वेक्स पॉलीगॉन। इट इज ऑलवेज कन्वेक्स पॉलीगॉन। इसका क्या मतलब होता है ये मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा आपको। हाँ, फिलहाल तो आप इसको शेड वेड करो, फिजिबल रीजन बोलो, और इसको बोल दो कि इट इज ऑलवेज कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन का मीनिंग मैं 2-3 मिनट के बाद आपको बताता हूँ। फिलहाल हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ। डन यहां तक? अच्छा देखो, आपका टारगेट क्या था? आप पहले वो एक बार रिकॉल कर लो। आपका टारगेट था इसको मैक्सिमाइज करने का, गिवन दैट कि ये सारा का सारा कंडीशंस क्या हो, ट्रू हो। और वो करने का तरीका ये है कि पहले आप इन सारे इनइक्वालिटी को एक सिंगल ग्राफ पेपर में इस तरीके से प्लॉट कीजिएगा। प्लॉट करने के बाद में जो सारे इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया आएगा उसको क्या बोलिएगा? फीजिबल रीजन। फिर फीजिबल रीजन आप जनरली देखिएगा कि एक कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप स्ट्रक्चर है, ट्राइंगल भी हो सकता है, मतलब इट विल बी एरिया सराउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो कोई ना कोई टाइप का ये पॉलीगॉन रहेगा। उस पॉलीगॉन का वर्टाइसेस आपको ढंग से आइडेंटिफाई करना है। एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स और चार वर्टेक्स। अगला काम आपका ये है कि फीजिबल रीजन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉलीगॉन। उस पॉलीगॉन का सारा वर्टाइसेस आइडेंटिफाई करना है, उसको नाम देना है कुछ ना कुछ। मान लो कि मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं और इसको ओ बोल दूं। ठीक है, और अगला काम आपका होगा कि इन सारे वर्टाइसेस का आप कोऑर्डिनेट को ढूंढो कि किसका कोऑर्डिनेट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल में? कुछ कुछ तो डायरेक्टली देख के समझ में आ जाएगा, और किसी किसी के लिए थोड़ा मैनुअल काम करना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, तो इस ग्राफ के नीचे आप लिखो, लिखना, बोलूं? अच्छा एक चीज और सुन लो, इसका वर्टाइसेस लिख रहे हैं हम लोग। इस वाले चैप्टर में इस वर्टाइसेस का एक स्पेशल नाम है, इसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे बताओ? कॉर्नर पॉइंट्स। और एक एक करके सारा वर्टाइसेस आप लिखो। तो मेरे ख्याल में ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आई थिंक 0,10। एक
0,10। बी का कोऑर्डिनेट थोड़ा मुश्किल है, अभी ग्राफ से इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 20,0। तो इन तीन का तो डायरेक्टली ग्राफ से आइडेंटिफाई हो गया। जिसका आइडेंटिफाई करने में इशू आ रहा है ना, उसके लिए आप यूज करेंगे नॉर्मल एल्जेब्रा। आप देखना ध्यान से, बेसिकली ये जो बी पॉइंट है आपका, ये वाले लाइन और ये वाले लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है। तो इन दोनों लाइन का इक्वेशन तो है ही मेरे पास में। इसको सॉल्व करके जो भी एक्स और वाई का आंसर आएगा, वही आंसर तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का होना चाहिए। आया बात समझ? तो जो पॉइंट डायरेक्टली आपके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे फॉल नहीं कर रहा है, उसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई करो कि कौन से दो इक्वेशन के इंटरसेक्शन से वो आ रहा है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन आप सॉल्व करके निकालो। ठीक है? तो मान लो कि मैं अगर यहीं पे, अच्छा ये सोल्यूशन आपको दिखाने का दरकार नहीं है, रफ में कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है? तो पहला इक्वेशन आपका क्या था बताओ? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। दूसरा इक्वेशन आपका था x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आप इसको मन ही मन 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3x प्लस मेरे ख्याल में 9y इज इक्वल्स टू 90। ठीक है? सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो नेगेटिव 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 ये कट गया शायद, यहां से -5y इज इक्वल्स टू -30। सॉल्व करने पे y इक्वल्स टू 6, और इसको बिठाने पे x इक्वल्स टू आता है 12। ठीक है? y 6 आ गया आपका और x कितना आ गया 12। तो इससे b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 12,6। ये लिखो आप यहाँ कि b का कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 12,6। चलेगा यहां तक? अब 2 मिनट ध्यान से मेरे तरफ देखना। एक पुराना चीज है जो आप लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, और अभी मैं आपको उससे थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा। इसको पीपीसी पढ़ा हुआ आप लोग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जहां तक मुझे याद है, ऐसा कोई बात होता था, ऐसा कुछ ग्राफ, ऐसा कुछ। आप इसमें से किसी भी पॉइंट को अपना एक्स और वाई मान के प्रोडक्शन बना सकते हैं, लेकिन जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन आपका है वो हमेशा बाउंड्री के ही किसी न किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा मेरे ख्याल। ऐसा ही कुछ था। ठीक है? अब यहां पर इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे अप्लाई होता है, देखो ध्यान से, कि आपका काम था इसको मैक्सिमाइज करना है, कंसीडरिंग कि ये सारा का सारा कंडीशंस क्या हो, ट्रू। ठीक है? ग्राफ के अंदर में आप समझो कि ये जो रेड कलर से शेड किया हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल द वर्टाइसेस, ये वो सारा पॉइंट है जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। ठीक है? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? इनफाइनाइटली मेनी। रेड वाले रीजन में, यानी कि आपके फीजिबल रीजन के अंदर जितना भी पॉइंट आ रहा है, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाउंड्री, द वर्टाइसेस, एवरीथिंग, ऑल दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई ऑल दीज इनइक्वालिटी। लेकिन जैसे पीपीसी के अंदर में कहने को तो आप इसमें से कोई भी पॉइंट यूज कर सकते, लेकिन ऑप्टिमम प्रोडक्शन करने के लिए आपको बाउंड्री का ही कोई ना कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। वैसे ही इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आप इस फिजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट ले सकते, लेकिन अगर आपको z का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी ना किसी वर्टेक्स वाले पॉइंट पे ही हो रहा हो। दिस इज फैक्ट। जैसे पीपीसी में होता था कि कर कुछ भी सकते हो, लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम या ऑप्टिमम प्रोडक्शन कहां होगा? बाउंड्री के पॉइंट पे होगा। वैसे ही इस रेड रीजन का सारा पॉइंट इन सारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन z को मैक्सिमम या z को मिनिमम करने वाला जो पॉइंट है, वो कोई ना कोई कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा। वो फिजिबल रीजन के अंदर का कोई भी पॉइंट कभी भी नहीं हो। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है 100%? तो नेक्स्ट जॉब आपका क्या होगा कि इसी के बगल में इन सारे पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग आप z का वैल्यू लिखते जाओ। बोलो तो z का इसके लिए वैल्यू कितना होगा? ऊपर आप लिख देना कि वैल्यू ऑफ z, ये लिख रहे हैं हम। तो z का आंसर फर्स्ट वाले के लिए आई थिंक 0, सेकंड वाले के लिए कितना होगा? बोलो। 12,000 इंटू 10, 1,20,000 क्या? फिर इसके लिए 8,000 इंटू 20, तो 1,60,000 शायद। और लास्ट वाले के लिए 1,68,000 आता है शायद, सॉल्व करके जेड का आंसर। चलेगा? अब हमको पता है अच्छे से कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड है ना, वो फिजिबल रीजन के अंदर के किसी पॉइंट पे आ ही नहीं सकता। उसको आना तो है किसी न किसी कॉर्नर पॉइंट पे, और कॉर्नर पॉइंट पे दीज आर आवर आंसर्स। अब आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कहां आ रहा है। ऑब्वियसली यहां पे आ रहा है। ठीक है? तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट का वैल्यू है वो हो गया 1,68,000, और इस प्रॉफिट को रियलाइज करने के लिए मॉडल ए का कितना पीस बनाना होगा आपको? 12,
और मॉडल बी का कितना पीस बनाना होगा 6। ये आपका कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल जिस मेथड को मैंने यूज किया है इसको सॉल्व करने के लिए, इस मेथड को बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं बताओ? कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसके नीचे कंक्लूजन लिखो, हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,68,000 comma for this we have to produce 12 piece of model A, 12 piece of model A and 6 piece of model B and 6 piece of model B। ठीक है, ये आपके सोल्यूशन का हो गया दिए। अब मैं आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन एक बार दिखाता हूं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाला सोल्यूशन, कि कौन सा फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, सेम ही क्वेश्चन का। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ, z, इसको क्या बोलते थे बताओ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थोड़ा फास्ट, हाँ, क्या बोलते थे इसको बताओ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। x और y को क्या बोलते थे हम लोग? डिसीजन वेरिएबल। और हमको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, सिंस ये प्रॉफिट का सिचुएशन है तो क्या करना पड़ेगा हमको? मैक्सिमाइज। उसके अंदर ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ऐसा हेडिंग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। बेसिकली सारा लिमिटेशंस जो भी है आपका वो आप एक एक करके मेंशन करो। ये हो गया फैब्रिकेशन का कॉन्स्टेंट, फिनिशिंग का और नॉन नेगेटिव। फिर उसके बाद में क्या है कि इन सारे को सिंगल ग्राफ में इस तरीके से आपको प्लॉट कर, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा आपके पास में। ग्राफ के अंदर में ये जो शेडेड पोर्शन है इसको क्या बोला जाएगा बताओ? फिजिबल रीजन। ये हमेशा कौन से शेप का होगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन। कैसा होगा बताओ? कन्वेक्स पॉलीगॉन। ये भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा अभी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन। बाकी जब ये कन्वेक्स पॉलीगॉन आ जाएगा, नेक्स्ट जॉब है आपका कि इसका क्या ढूंढना है आपको? वर्टाइसेस। सारा वर्टाइसेस को ढूंढ के एक ऐसा टेबल बनाना जहां पे वर्टाइसेस को आप क्या बोलोगे बताओ? कॉर्नर पॉइंट्स। और सारे कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप एक एक करके z का वैल्यू निकालोगे। मैक्सिमम चाहिए तो इसमें से जो मैक्सिमम एंट्री है वो आपका आंसर है, मिनिमम चाहिए तो जो मिनिमम एंट्री है वो आपका आंसर। और बाद में इस तरीके से आपको कंक्लूजन लिखना। क्लियर है मेरे ख्याल में पूरा का पूरा? पक्का? अच्छा, अब एक एक करके पहले आप ये डेफिनेशंस पढ़ो, ठीक है? पढ़ के देखो। क्लियर मेरे ख्याल में? हमारे वाले में वेरिएबल का क्वांटिटी हमेशा 2 ही होगा, x और y, लेकिन हो सकता है कि वेरिएबल का क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी हो, चलेगा? नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशन। पढ़ लो एक बार, चलेगा मेरे ख्याल में? कंस्ट्रेंट्स का स्पेशल कंडीशन कि जितना भी आपका वेरिएबल है एक भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, सारा का सारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या बोलना है हम लोग को? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। फिर इसके बाद में आता है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन मतलब सारा जितना कंस्ट्रेंट है आपका सबको मिला के रीजन जो आएगा उसका कॉमन एरिया, उसको क्या बोलना है हमको बताओ? फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन के बाद क्या आता है? फीजिबल सोल्यूशन। फीजिबल सोल्यूशन का मतलब होता है हमारे ग्राफ के हिसाब से ये लाल वाला पोर्शन, ये फीजिबल सोल्यूशन। और जो कॉर्नर पॉइंट है ना हमारा, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। फीजिबल सोल्यूशन मतलब इन सारे को सोल्यूशन आप मान सकते हो, ये सारा पॉइंट जो उन सारे कंडीशंस को, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को ये सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है कि कहां आपको अपने z का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। अगला डेफिनेशन आपके आएगा इसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन का, देखो एक बार ये वाला, ठीक है? क्लियर है मेरे ख्याल में सारा पॉइंट? इसके अलावा एक मैं आपको समझा देता हूं कि कन्वेक्स और कनकेव का मतलब क्या है। मैं 2 फिगर बना रहा हूं, आप ना मेरे को थोड़ा सोच के बताना कि आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है दोनों। एक आप इसको ले लो ऐसा, और एक आप इसको ले लो ऐसा। ठीक है, बताओ तो क्या डिफरेंस है दोनों? इन दोनों में मैं आपको 2 चीज का डिफरेंस बता सकता हूं। पहला, आप ये देखो कि इंडिविजुअली एक एक इंटरनल एंगल का वैल्यू कितना है। तो यू विल फाइंड कि इसको देखो, चाहे इसको देखो, चाहे इसको देखो, चाहे इसको देखो, इनका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता मेरे को इस सिचुएशन में, बट आई एम प्रीटी श्योर कि हर एक का वैल्यू 180 डिग्री से कम है इंडिविजुअली इसमें। बट यू विल सी कि एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगी। तो कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो उसको क्या बोला जाएगा? कनकेव पॉलीगॉन। और ऐसा पॉलीगॉन जिसका सारा इंटरनल एंगल इंडिविजुअली क्या हो 180 डिग्री से कम, उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगॉन। एक दूसरा क्राइटेरिया भी होता है
कि कन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर क्या होता है ना कि आप रैंडमली कोई भी दो पॉइंट ले लो, कहीं पर भी लोकेटेड ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, और उन दोनों पॉइंट को जो जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन होगा ना, दैट यू विल सी कि कंप्लीटली 100% आपके फिगर के अंदर ही है, उसका कोई भी हिस्सा फिगर से बाहर नहीं गया। लेकिन कनकेव पॉलीगॉन के अंदर में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। देखो जैसे इन दोनों पॉइंट को आप ले लो और इनको डायरेक्टली अगर आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हो तो यू विल सी कि थोड़ा हिस्सा अंदर है और थोड़ा हिस्सा बाहर। तो इस टाइप के फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ? कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव फिगर कई बार ऐसे भी आपको बना के पूछ सकता है, मतलब पास में ऐसा पूछ रखा है हाँ, कि ऐसा शेप एक बना दिया और पूछे कि ये कन्वेक्स है कि कनकेव है, तो ये लाइन वाले क्राइटेरिया से आप क्या बोलोगे इसको, बताओ? कनकेव। क्लियर है मेरे ख्याल में? ठीक है, एक बार थोड़ा फटाफट जो है वो रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि जिसको जो चीज आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा एक्स और वाई, क्या बोलना है उसको? डिसीजन वेरिएबल। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का सिचुएशन है उसको क्या बोलना है? जो आपका रेस्ट्रिक्शन है या आपका लिमिटेशन है उसको क्या बोलना है? कंस्ट्रेंट। सोल्यूशन ढूंढने का तरीका क्या होगा? सारे कंस्ट्रेंट को एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करो, प्लॉट करके कॉमन एरिया ढूंढो, कॉमन एरिया को क्या बोलोगे? फिजिबल रीजन। उसका शेप हमेशा किसका कैसा होगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन। फीजेबल रीजन को सोल्यूशन मान सकते हो, लेकिन फीजेबल रीजन के अंदर के किसी भी पॉइंट पे कभी भी z का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होगा। मैक्सिमम या मिनिमम सिर्फ कहां पे होगा? बाउंड्री पॉइंट्स पे, बाउंड्री नहीं सॉरी वर्टाइसेस पे, बेसिकली ऐसा बोलो आप, ठीक है। और वर्टाइसेस को हम इस चैप्टर के तहत क्या बोलेंगे? कॉर्नर पॉइंट। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो पहले आपको फिजिबल रीजन ढूंढना है, वर्टाइसेस के वैल्यूज को ढंग से सिलेक्ट करना है। जो लोग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाइन दिखाई दे रहे हैं उसका वैल्यू तो डायरेक्टली लिख दो, लेकिन जो मान लो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी दूसरे लोकेशन पे है, तो उसको आप फिर इक्वेशन सॉल्विंग के हेल्प से ढूंढना। सारा पॉइंट मिलने के बाद में मेक अ टेबल, जिसमें एक कॉलम में होगा कॉर्नर पॉइंट, दूसरे कॉलम में होगा जेड का वैल्यूज। अगर मैक्सिमम चाहिए तो जो जेड का मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका आंसर है, और मिनिमम चाहिए तो जो जेड का मिनिमम वैल्यू है वो आपका आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? और कन्वेक्स और कनकेव के बीच का डिफरेंस ये बात चलेगा। इस पूरे चैप्टर में 90% ऑफ द क्वेश्चंस में हम यही कर रहे हैं, ठीक है। जाने से पहले बस एक क्वेश्चन का आप और इनइक्वालिटी बना के आप लोग छोड़ दें, ठीक है। और आगे के सारे क्वेश्चन है ना, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए प्लॉटिंग व्लॉटिंग सब कुछ एकदम डिटेल में किया हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन से हम सिर्फ ये बनाएंगे, प्लॉटिंग वाला काम आप घर पे खुद से ट्राई करो, ठीक है। हमको बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, हमको कंस्ट्रेंट्स अच्छे से बनाना है, एंड देन डन, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। लो ट्राई करो एक बार। चलो एक्स किसको लेना है और वाई किसको लेना है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। टू टेलर्स ए एंड बी अर्न ₹300 and 400 per day respectively. A can stitch 6 shirts and 4 pair of trousers, while B can stitch 10 shirts and 4 pair of trousers per day. To find how many days should each of them work, ये important line है। To find how many days should each of them work, and if it desired to produce at least 60 shirt and 32 pair of trousers at a minimum labor cost. Formulate this help you. लेबर कॉस्ट को मिनिमम करना है। लेबर कॉस्ट किस बात पे डिपेंड करेगा कि ए कितने दिन के लिए काम कर रहा है और बी कितने दिन के लिए काम कर रहा है। तो आपको एक्स लेना चाहिए नंबर ऑफ डेज फॉर विच ए हैज वर्क, एंड वाई लेना चाहिए नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी हैज वर्क। लिखो लेट नंबर ऑफ डेज ऑफ ए, लेट नंबर ऑफ डेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू वाई, एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू वाई। यहां तक समझ में आता है? अब एक एक करके कंस्ट्रेंट बनाते हैं। कंस्ट्रेंट नहीं, पहले तो क्या बनाना होगा आपको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये अगर एक दिन के लिए काम करे तो कितना लेबर कॉस्ट है उसका? 300। 2 दिन में 600, 3 दिन में 900, तो x दिन में 300 इंटू एक्स। सेम फॉर p कितना हो जाएगा? 400 इंटू वाई। तो लिखो z इक्वल्स टू 300x प्लस 400y। ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब एक एक करके आप देखो कि आपको इनको एम्प्लॉय करके, ठीक है, इनको काम पे लगा के एम्प्लॉयमेंट दे के शर्ट कितना चाहिए, और ए अपने एक दिन के कार्यकाल में, एक दिन के काम में कितना शर्ट बना लेता है, और एक्स दिन में कितना बना देगा? 6x। बी एक दिन में कितना बना देता है? 10। वाई दिन में कितना बना देगा? 10y।
और दोनों का शर्ट का कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 60 होना चाहिए, तो क्या होगा बताइए। एक बार फिर से थोड़ा शुरू से ट्राई करते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करना। एक दिन में कितना शर्ट बना देगा और कितने दिन के लिए काम कर रहा हो आपके लिए, एक्स दिन के लिए। ए कितना शर्ट बना देगा 6x, बी कितना शर्ट बना देगा 10y, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 6x प्लस 10y। क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम शर्ट जो उसको चाहिए वो चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो लिखो पहला कंस्ट्रेंट 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। इसके ब्रैकेट में लिखना शर्ट कंस्ट्रेंट, शर्ट कंस्ट्रेंट। अब ट्राउजर के लिए सोचो, ए जो है वो ट्राउजर कितना बना देगा 4, बी ट्राउजर कितना बना देगा फिर से 4, और दोनों मिला के कितना चाहिए अपने 32। तो लिखो 4x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32, और ब्रैकेट में लिखोगे ट्राउजर कंस्ट्रेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया आपका नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, और z इक्वल्स टू आपके लिए था 300x प्लस 400y। चलेगा यहां तक सब कुछ। ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल रेडी। बाकी इसको आप ग्राफ राफ में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार आप कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। देखो ये मैच कर रहा है आपका, फिर ये भी मैच कर रहा है, शायद ये भी मैच कर रहा है, मतलब ये तो इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगला इनइक्वालिटी, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था, और लास्ट में ये वाला। ठीक है मेरे ख्याल में। चलो आज के लिए इतना ही।